Hello dear student, I am your English teacher Mukesh Sharma. Today I am going to tell you the summary of The Poets and Pancakes. This essay is written by Ashoka Mitran. This essay is taken from his book My Ears with Bows. In this essay, the essayist Ashoka Mitran tells us about the effects of movie on each and every aspect of film. And we are also told about art, culture, psychophancy, favoritism, jealousy and national integration at the place of work. Yes dear student, जैसे ऐसे शुरू होता है सबसे पहले हमें एक फिल्म मेकिंग स्टूडियो जेमिनी स्टूडियो के बारे में बताया जाता है। जेमिनी स्टूडियो के अंदर 600 पीपल काम करते हैं। इसके अंदर दो डिपार्टमेंट है, एक मेकअप डिपार्टमेंट है, एक स्टोरी डिपार्टमेंट है। मेकअप डिपार्टमेंट जो शुरू के अंदर जो इसका मुखिया था वो एक बंगाली था, उसके बाद एक मद्रासी आया, महाराष्ट्रियन आया, कन्नड़न आया, फिर उसके बाद लोकल तमिल पीपल आए। इसके अंदर एक क्रोनोलॉजी बनी हुई थी। जो फिल्म के मेन हीरो हीरोइन होते थे उनका मेकअप जो मेन हेड होता था वो करता था। नंबर 2 के जो हीरोइन होते थे उनका जो है मेकअप उसके जो सीनियर असिस्टेंट होते थे उस एचओडी के वो करते थे, और जो जूनियर असिस्टेंट था वो जो है कॉमेडियंस का रोल मेकअप किया करता था, और इसके अलावा भीड़ का मेकअप करने के लिए एक ऑफिस बॉय था। इस स्टूडियो के अंदर नैरेटर शुरू के अंदर आते हैं, एक छोटे से कमरे के अंदर अखबार की कटिंग को काटने या फाड़ने का काम करते हैं और उसे एक फाइल में रखने का काम करते हैं। उस राइटर से जो है ऑफिस बॉय मिलता रहता है, वो अपनी ज़बरदस्ती उसे कविताएं कहानियाँ सुनाता रहता है, अपने उद्देश्य के बारे में बताता है कि जब वो आया था जेमिनी स्टूडियो की शुरुआत हुई थी तब आया था और वो एक फिल्म हीरो बनना चाहता था, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, लिरिक राइटर बनना चाहता था, लेकिन वो कुछ नहीं बन पाया कोथामंगलम सुब्बू के रहते हुए। अब हमें कोथामंगलम सुब्बू के बारे में बताया जाता है। कोथामंगलम सुब्बू एक ब्राह्मण लड़का है। पूरे उस जेमिनी स्टूडियो के अंदर नंबर 2 के ऊपर है ये लड़का। ये जो है मिस्टर एस वासन जो जेमिनी स्टूडियो के मालिक है उसका जो है बहुत ही फेवरेट है। ये लड़का बड़ा इंटेलिजेंट है, पढ़ा लिखा भी है। इसे खिलौना मोनाम्बल नाम का नावल भी लिखा है, पोएम भी आती है इसने, कभी कभी फिल्मों के अंदर सेकेंड हीरो का रोल भी अदा कर लेता है। ये जो है जो लड़का है ये कभी कभी डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, जो भी जिस व्यक्ति को कोई दिक्कत आती है उनकी समस्याओं का समाधान करने वाला लड़का है। हमेशा खुश मिजाज रहता है, चेहरे पर मुस्कुराहट बनी रहती है, कभी किसी से समस्या को सोल्व करने से बुरा नहीं मानता। इसके घर के ऊपर भी लोगों का आना जाना लगा रहता है, वहाँ पर भी उनको खाना खिलाना, चाय कॉफ़ी पिलाना ये जो है निसंकोच हुए लड़का करता रहता है। इसके बाद ये जो लड़का है कोथामंगलम सुब्बू, ये जो है एक बार डायरेक्ट एक प्रोड्यूसर आते हैं फिल्म के और वो कहते हैं कि मुझे जो है फिल्म के अंदर एक चूहा जो है शेरनी को मार देता है पानी के अंदर और बाद में उसके बच्चों के ऊपर दया रहम कर देता है, इस फिल्म को दर्शाना है। इस फिल्म को दर्शाने के लिए कोथामंगलम सुब्बू से 4 ऑप्शन देता है। जब वो उनसे भी संतुष्ट नहीं होता तो इसके अलावा 14 ऑप्शन और बता देता है और इस तरह से वो उस डायरेक्टर, प्रोड्यूसर की मदद करता है। इसके बाद हमें जो है उस स्टूडियो के अंदर जो स्टोरी डिपार्टमेंट था उसके बारे में बताया गया। स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर जो है स्टोरी राइटर्स थे, पोइट्स थे, एक लॉयर था। पूरे इस स्टूडियो के अंदर खादी कपड़े पहनने वाले लोग थे। सिर्फ एक ही व्यक्ति था जो कोट, पैंट, शर्ट, टाई लगा कर रहता था। कभी कभी जो है वो पैंट, शर्ट, टाई के साथ साथ जो है कोट भी लगा लेता था। वो एक लीगल एडवाइज़र के रूप में जाना जाता, लेकिन एक बार उसने एक बहुत बड़ी गलती की। जब एक फिल्म शूटिंग चल रही थी, शूटिंग के बाद कैमरा ऑफ कर दिया जाता है और जो हीरोइन थी वो डायरेक्टर से कुछ उसकी नोक झोंक हो जाती है और जो ये लीगल एडवाइज़र आता है चुपचाप उस कैमरे को ऑन कर देता है। उसने उस एक्ट्रेस की, उस हीरोइन की जो है गुस्से के अंदर जो कही गई बात है वो रिकॉर्ड हो जाती है और फिर उन्हें चलाकर जब दिखाता है तो उस एक्ट्रेस को अपने आप से इतनी नफरत हो जाती है कि वो इस फिल्म इंडस्ट्रीज को ही, स्टूडियो को ही छोड़कर चली जाती है। इस तरह ये लीगल एडवाइज़र जो है उस हीरोइन का, उस एक्ट्रेस का करियर चौपट कर देता है। बाद में एस वासन ये देखते हैं कि स्टोरी डिपार्टमेंट के अंदर जो स्टोरी राइटर्स हैं और जो लीगल एडवाइज़र है वो उनका स्वाय नुकसान के मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, इसलिए वो सबकी छुट्टी कर देता है। इसके बाद जो है उस
जेमिनी स्टूडियो के अंदर एक ग्रुप आता है, नाटक कंपनी आती है जिसका नाम मोरल रीअर्मामेंट आर्मी है। ये नैतिकता के ऊपर उपदेश दिए जाते हैं इस नाटक के माध्यम से, ताकि लोगों का नैतिक उत्थान हो। ये 2 नाटक दिखाता है ये नाटक कंपनी। इसके अंदर 200 लोग काम करते हैं। ये इसके अंदर जो 2 नाटक है, एक जोथम वैली है, एक द फॉरगॉटन फैक्टर है। ये जो नाटक है इनकी बिगिनिंग भी अलग है दूसरे तमिल नाटकों से। ये जब शुरू होते हैं तो सूर्य उदय के पर्दे के साथ शुरू होते हैं। बैकग्राउंड के अंदर वाइट पर्दा होता है, एक अलग से ट्यून, सुरीली मधुर ट्यून बजाई जाती है नाटक के शुरू होने पर, और नाटक के खत्म होने पर सूर्य उदय का पर्दा लगा दिया जाता है और वो दूसरी ट्यून जो होती है, जो एंडिंग से रिलेटेड होती है, वो ट्यून बजाई जाती है। इस तरह इन्होंने तमिल नाटक और फिल्मों को एक नई शुरुआत दी। इसके अंदर 3 शो चलते थे इनके, और इसके बाद ये मोरल रीअर्मामेंट आर्मी कुछ दिनों बाद चली जाती है। इसके जो मुखिया थे फ्रेंच बुचामैन थे, उनके निर्देशन के अंदर ये नाटक दिखाए जा रहे थे। इसके बाद जो है उस जेमिनी स्टूडियो के अंदर कुछ दिन बाद एक अंग्रेज कवि आता है जिसका नाम स्टीफन स्पेंडर था। फिर से तैयारियां होती है और जो मिस्टर एस.एस. वासन है वो उस अंग्रेज कवि के स्वागत में 1 घंटे तक अपना भाषण पढ़ते हैं, भाषण देते हैं। एस.एस. वासन भी एक तमिल पत्रिका के आनंद विकेतन नाम की जो पत्रिका थी उसके वो संपादक थे। इसके बाद जो है उन्होंने जो है उस कवि को जो शाम को 4 बजे आया था उसको भाषण देने का मौका दिया जाता है। वो भाषण पढ़ते हैं और इतनी हाई टोन अंग्रेजी बोलते हैं कि स्टूडियो के अंदर जितने भी लोग बैठे हुए थे किसी को कुछ समझ नहीं आता है, लेकिन वो चुपचाप सुन रहे थे। जब स्टीफन स्पेंडर यहाँ से चले जाते हैं तो सब लोग अचंभित होते हैं कि वो कह क्या रहा था, किसी को कुछ समझ नहीं आया। ये एक प्रकार से कॉमेडी बनकर रह जाता है उसका अराइवल और उसका स्टीफन स्पेंडर का स्पीच। इसके बाद जो है कुछ दिनों बाद नरेटर जो है द हिंदू नाम के अखबार में एक कोने के ऊपर एक ऐड पढ़ते हैं जिसमें द एनकाउंटर नाम की पत्रिका के बारे में कुछ घोषणा की गई थी कि एक शॉर्ट स्टोरी कंपटीशन होने जा रहा है। तो राइटर उसके अंदर भाग लेने के लिए उसे पढ़ता है तो देखता है उसके अंदर नाम स्टीफन स्पेंडर का आता है, तो बड़ा खुश होता है कि हाँ मैं ज़रूर वहाँ जाऊँगा। इसके बाद जो है राइटर एक दिन वो उनके पास समय तो था लेकिन पैसे कम थे। एक दिन वो मद्रास की माउंट रोड के ऊपर वॉकिंग कर रहे थे, तभी उन्होंने पोस्ट ऑफिस के सामने किताबों का ढेर लगा हुआ दिखाई दिया। और ये जो किताबें थी ये बच्चों के द्वारा लिखी गई थी और ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन रशियन रिवॉल्यूशन की 50वीं वर्षगांठ के ऊपर लिखी गई थी। ये अमेरिका के शानदार ओरिजिन वाला जो ओरिजिनल पेपर था उसके ऊपर लिखी गई थी और इसकी कीमत भी कम थी। 50% की ऑफ यानी कि 50% की छूट दी गई थी। राइटर ने जो है उस बुक को खरीद लिया और उस बुक का नाम था द गॉड दैट फेल्ड। इस बुक के अंदर जो है राइटर ने हमें बताया कि जो है इस बुक में 6 निबंधकार थे और उनमें से मेन तो 2 तो लास्ट में जो लुइस फिशर और स्टीफन स्पेंडर है वो मेन मुख्य थे और उनका राइटर ने उनके अलावा उनका नाम नए जो राइटर थे उनका नहीं सुना था, लेकिन स्टीफन स्पेंडर और लुइस फिशर को जरूर जानते थे। उन्होंने जो है इस बात को लेकर और उत्सुकता दिखाई उस किताब में और उन्होंने पढ़ा तो पता चला कि इस बुक के अंदर ये बताया गया है कि जो ये राइटर्स थे ये किस तरह से शुरू में कम्युनिज्म से जुड़े और बाद में इनका मुंह क्यों भंग हो गया कम्युनिज्म से। कम्युनिज्म एक राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय विचारधारा थी। ये एक प्रकार से ऐसी विचारधारा थी जिसको लोग फॉलो करते थे। उनका भगवान में कोई विश्वास नहीं होता था। वो अपने बीवी और बच्चों के भी को भी मारने के लिए तैयार हो जाते थे और कोई मार भी देता था तो उन्हें कोई अफसोस नहीं होता था। ये बहुत ही कट्टरवादी सोच के लोग थे। इसलिए इन एसेइस्ट निबंधकारों का इस कम्युनिज्म से मोह भंग हो गया। इस जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो है बहुत सारे लोग आए, चाहे वो मोरल रीअर्मामेंट आर्मी के लोग आए, चाहे वो स्टीफन स्पेंडर आए, बहुत सारे लोग यहाँ आकर के अपना जो है भाषण देकर गए, अपना कुछ परफॉर्म कर गए। लेकिन मिस्टर एस.एस. वासन जो इसके मालिक थे उन्होंने जो है इन कम्युनिज्म से और मोरल रीअर्मामेंट आर्मी से और स्टीफन स्पेंडर से कोई लेना देना नहीं था। उन्हें तो सिर्फ अपने फिल्म मेकिंग स्टूडियो जेमिनी स्टूडियो को प्रसिद्ध करना था। इसलिए वो वहाँ प्रसिद्ध लोगों को अपने स्टूडियो के अंदर कुछ समय के लिए रुकने की और परफॉर्म करने की इजाज़त देता था।
था। इसी तरह से हमें इस निबंध के अंदर ये बताया गया है कि फिल्म मेकिंग इंडस्ट्री और विशेष रूप से जेमिनी स्टूडियो, जो उस समय एक मात्र स्टूडियो था पूरे दक्षिण भारत के अंदर, उसका लोगों के, उस फिल्म मेकिंग का लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और उस जेमिनी स्टूडियो के अंदर जो लोग काम करने वाले थे वहाँ पर हमें कला के बारे में, कॉमर्स के बारे में, हमें जो है चापलूसी के बारे में, पक्षपात के बारे में, हमें जो है ईर्ष्या के बारे में, और इन सब से ऊपर उठकर हमें अलग अलग राज्यों से, अलग अलग देश से आकर के यहाँ एक साथ काम करने वाले लोगों की जो है नेशनल इंटीग्रेशन के बारे में पता चलता है, यानी कि विविधता में एकता के बारे में भी पता चलता है। तो इसी के साथ हमारा ये निबंध जो हमें फिल्मों का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, और जिस जगह पर हम काम करते हैं वहाँ पर चापलूसी, वहाँ पर जो है कोरी प्रशंसा, झूठी प्रशंसा, वहाँ पर जो है पक्षपात और ईर्ष्या द्वेष, ये सब कुछ देखने को मिलता है। इसी के साथ ये आपका निबंध खत्म हो जाता है। जय हिंद, जय भारत।